नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 9.13, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसी छोटी दूरबीन, अब आपको ध्यान देना बेटा, यहाँ पे दूरबीन की बात कर रहा है, यानी दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है। तो इसको हम सॉल्व करते चलते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे अभिदृश्यक की फोकस दूरी इन्होंने दे दिया, यानी कि FO, और ये कितना है 144 सेंटीमीटर, ये है 144 सेंटीमीटर। ओके, फिर ये आपसे बोलते हैं कि नेत्रिका की फोकस दूरी यानी FE इन्होंने कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, FE है 6 सेंटीमीटर। तो कहते हैं दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, पहली बात। और दूसरा इसमें ये पूछ रहे हैं कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी क्या है, यानी फिर से ये दूरदर्शी की लंबाई पूछ रहे हैं। ठीक, तो देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE है ना, कितना -FO/FE। तो m बराबर कितना आ जाएगा, देखो FO आपका कितना है 144 और FE कितना है 6। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो -6 दूनी कितना हुआ 12, 2 और 6 चौका 24। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। इस तरह से आपको मैग्नीफिकेशन यहाँ पे मिल गया 24, मैग्नीफिकेशन क्या मिला 24 मिला। अब नेक्स्ट पार्ट ये कहते हैं कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी क्या है। तो मतलब दूरदर्शी की लंबाई पूछ रहे हैं। तो दूरदर्शी की लंबाई L के लिए क्या फार्मूला होता है, FO+FE। क्या होता है फार्मूला, FO+FE है ना। तो यहाँ से L = FO कितना है पता है 144 और FE कितना है 6। ठीक है, तो L बराबर आपका कितना आ जाएगा 150 और ये सब सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से ये आपको इसकी लंबाई मिल गई, कितनी आ गई 150 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई आ गई बेटा 150 सेंटीमीटर। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि हम लोग सभी प्रश्नों को एक क्रम से देख रहे हैं तो हम इसमें किसी भी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एंड मैथ विद विनीत मिश्रा सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th की रे ऑप्टिक्स का NCERT सॉल्यूशन में आज हम क्वेश्चन नंबर 9.14 और 9.15 को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 9.14 क्वेश्चन है, किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 15 मीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गई है तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है। कोणीय आवर्धन का मतलब बेटा ये आवर्धन क्षमता पूछ रहा है आपसे दूरबीन का। ओके, इसी में अब इसने दूसरा पार्ट भी जोड़ दिया कि यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बनेगा दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा, उस प्रतिबिंब का जो आपको व्यास बताना है। इन्होंने चंद्रमा का व्यास दे दिया है 3.48 × 10⁻6 मीटर और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या भी इन्होंने दे दी है 3.8 × 10⁸ मीटर। ओके बेटा, तो एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो क्या दिया हुआ है वो आप नोट कर लो। एक तो फोकस दूरी दी गई अभिदृश्यक की, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी को हम लोग FO से लिखते हैं और FO है बेटा आपका 15 मीटर।
FO कितना है 15 मीटर। फिर नेत्रिका की फोकस दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो FE आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे देखो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हमने क्या किया कि इसको भी सेंटीमीटर में कर दिया। तो 15 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब आप जानते हैं कि इसके लिए जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा, आवर्धन क्षमता लिखो, या आप इसी को कोणीय आवर्धन भी लिख सकते हैं। इसको आप कोणीय आवर्धन का भी नाम दे सकते हैं। ये तो ये m बराबर होता है बेटा -FO अपान FE, -FO अपान FE। तो यहाँ से आप अब वैल्यू पुट कर दीजिए FO की और FE की, दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो। तो -FO कितना है, FO है आपका 1500 और FE कितना है 1। तो इस तरह से इसकी क्षमता कितनी आ गई -1500। ठीक है, इसको इस ऐसे भी लिखा जाता है, केवल 1500 भी लिख दीजिए तो भी सही है। ठीक, ये तो क्षमता कितनी आ गई इसकी 1500। ओके, अब इसका जो बेटा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो मज़ेदार पार्ट, यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट इसका, बी पार्ट इसका मज़ेदार। कहते हैं कि यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। देखो बात को ध्यान देना, यहाँ पे ये अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की बात कर रहा है। ठीक, कुछ ऐसे आप समझ सकते हो इसको कि जैसे मान लिया कि ये आपका अभिदृश्यक है ये, और यहाँ पे कहीं क्या है चंद्रमा है ना। तो अब ऐसे ऐसे इसका यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब है चंद्रमा का, ये आपका चंद्रमा है और ये चंद्रमा का इमेज है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो इमेज बना बेटा इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास कितना होगा, और इन्होंने चंद्रमा का व्यास बता दिया है, चंद्रमा का व्यास बता दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको। ये आपको बता दूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, और ये एंगल चंद्रमा के द्वारा बनाया गया और ये जो एंगल है वो चंद्रमा के प्रतिबिंब द्वारा बनाया हुआ है। ठीक, तो इसकी इन्होंने त्रिज्या भी दे दी है कि जिस पथ पर ये चंद्रमा घूम रहा है। तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहली बात तो अगर मैं कहूँ कि इसका व्यास चंद्रमा का और चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है, तो सबसे पहले इसको हम मान लें कुछ कि क्या है। तो माना प्रतिबिंब का व्यास, प्रतिबिंब का व्यास हमने मान लिया, व्यास को d से लिखते हैं, और चूंकि प्रतिबिंब है तो इसको हमने di मान लिया। ठीक, क्या मान लिया इसको बेटा, हमने di मान लिया। तो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण ये मान लिया θ1 है, तो इसको θ1 मान लेते हैं, और इसको हमने क्या मान लिया, θ2 मान लिया। तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का व्यास यानी di और बटा इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी है, FO, फोकस दूरी कितनी है इसकी, FO, और इसको आप लिख सकते हैं di बाई FO कितना है बेटा 15, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन चंद्रमा के व्यास द्वारा, लेकिन
चंद्रमा के व्यास द्वारा दूरदर्शी चंद्रमा के व्यास द्वारा दूरदर्शी पर बनाया गया कोण, इसको हमने क्या माना, θ2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रमा का व्यास बटा, अब यहाँ पर नीचे क्या लिखना है आपको, दूरदर्शी से चंद्रमा की दूरी। तो दूरदर्शी से जो चंद्रमा की दूरी है वो इन्होंने दे दी है, देखो यहाँ पर चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या इन्होंने दे दिया है। तो जो त्रिज्या होगी वही क्या हो जाएगी, आपकी दूरी हो जाएगी, ठीक। तो और चंद्रमा का व्यास भी इन्होंने दिया है, तो चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू आपको पता है, तो θ2 बराबर हो गया, चंद्रमा का व्यास कितना दिया गया है, चंद्रमा का व्यास देखो कितना दिया गया है, ये 3.48 × 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3.48 × 10⁻6 मीटर, ओके। और फिर चंद्रमा के कक्षा की त्रिज्या कितनी दी गई है, तो चंद्रमा के कक्षा की त्रिज्या है 3.8 × 10⁻8। तो यहाँ लिख दिया 3.8 × 10⁻8 मीटर। मीटर तो कट ही जाएगा। और अब इसको आप लिख देंगे 3.48 × 10⁻6, और ये आपका हो गया 3.8, और ये जो 10⁸ है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ -8, ओके। तो अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, θ2 बराबर 3.48 × 10⁻, अभी बेटा -2 बचेगा, और ये हो गया आपका 3.8। ये कितना हो गया आपका, 3.8 हो गया। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। ये चंद्रमा के व्यास द्वारा बनाया गया कोण है, और यहाँ पर जो इक्वेशन 1 बनाया वो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण है। और फिगर से मैंने आपको बता दिया कि ये कोण और ये कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो अब हम इधर देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं समीकरण 1 और 2 की बात करूं तो ये दोनों क्या हो रहे हैं भैया, बराबर हो रहे हैं, है ना। तो जब ये बराबर होंगे तो यहाँ क्या लिखा था, di/15, और ये आपका बनेगा 3.48 × 10⁻−2, और बटा कितना हो गया 3.8, ओके। अब di बराबर आपका हो जाएगा, di आपका हो जाएगा, देखो 15 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3.8 इंटू ये कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 13.73 × 10⁻−2 मीटर। कितना आ गया, 13.73 × 10⁻−2 मीटर। या आप इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 13.73 सेंटीमीटर। यानी कि जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है उसके द्वारा जो कोण बनाया गया और चंद्रमा द्वारा कोण बनाया गया, उसको हमने बराबर करके निकाल लिया कि प्रतिबिंब का व्यास कितना आ रहा है, 13.73 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
9.15 इसमें लिखा है दर्पण सूत्र का उपयोग यह व्युत्पत्ति करने के लिए कीजिए। मतलब आपको दर्पण सूत्र का प्रयोग करना है किस चीज़ को निकालने के लिए, नीचे दिया गया है। इसका ए पार्ट है किसी अवतल दर्पण के किसी अवतल दर्पण के F और 2F के बीच रखे बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब 2F से दूर बनता है। देखो बेटा, जब मैंने आपको दर्पण पढ़ाया, गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल, तो दोनों दर्पणों में ये आपको बताया गया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं प्लेस करते हैं दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वहाँ पर आपको बताया गया कि अवतल दर्पण के सामने अगर आप वस्तु को F और 2F के बीच में रखें तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो पहली बात वास्तविक बनता है, 2F से दूर बनता है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करना है बीजगणित के रूप में, यानी आपको दर्पण सूत्र का प्रयोग करके इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाना है। फिर दूसरा पार्ट इसी में है, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये भी आपको प्रूफ करना है, जो बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। मतलब वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब हमेशा आपका कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, और सदैव सीधा बनेगा। ये चीज़ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सी पार्ट है इसमें, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा अगर प्रतिबिंब बनाया जाए तो हमेशा क्या होगा, छोटा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। ये आप जानते हैं, जब रे डायग्राम पढ़ा गया इसका तो वहाँ पे आपको क्लियर था कि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है ना। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर बेटा प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन को आप समझें। फिर डी पार्ट इसका है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है और बड़ा बनता है। ये रे डायग्राम से हम लोगों ने देख लिया है बना करके, लेकिन यहाँ पर बेटा इसे प्रूफ करना है, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो मैंने इसका प्रूफ देखो दिया है, आपको समझने का प्रयास करें। पहला है, अवतल दर्पण के सामने F और 2F के बीच में रखे बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब 2F से दूर बनता है। तो पहले मैं प्रूफ करूंगा कि वास्तविक बनता है और उसके बाद प्रूफ करूंगा कि 2F से दूर बनता है। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, यहाँ पे दर्पण सूत्र ले लिया। ये आपका दर्पण सूत्र है, 1/F = 1/V + 1/U। फिर मैंने 1/V एक तरफ किया और इसको सॉल्व किया और हमें क्या मिल गया, U - F/UF। फिर यहाँ से हमने V की वैल्यू निकाल ली, V बराबर हो गया UF/U - F, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने निकाला कहाँ से, दर्पण सूत्र से। ओके, अब चूंकि बात पहले क्वेश्चन में अवतल दर्पण की हो रही है तो अवतल दर्पण के लिए F ऋणात्मक होता है और U तो आप जानते हैं सभी दर्पण के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम F को और U को उसके चिन्ह सहित उसकी वैल्यू को पुट करूंगा। वैल्यू का मतलब यहाँ F और U का मान चिन्ह सहित रख दूंगा। तो जब मैं समीकरण 1 में U और F इसकी वैल्यू चिन्ह सहित लिखूंगा तो V बराबर आ जाएगा U की जगह -U, F की जगह -F। इसको रखा और इसको हल किया तो हमें मिल गया UF/F - U। ओके, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए, चूंकि वस्तु कहाँ रखी जा रही है, वस्तु कहाँ रखी जा रही है, तो क्वेश्चन है आपके पास, वस्तु जो आपकी रखी जा रही है वो F और 2F के बीच, यानी U का मान F से ज़्यादा होगा और 2F से कम होगा। F से ज़्यादा होगा और 2F से क्या होगा बेटा, कम होगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हमने U का मान F से ज़्यादा लिया और 2F से क्या लिया, कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि F - U जो होगा वो 0 से छोटा होगा। F - U क्या होगा, 0 से छोटा होगा यहाँ से। अब इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि U - F 0 से बड़ा होगा। देखो, अगर F से U घटाने पर जो वैल्यू मिलती है वो 0 से छोटी आती है,
क्यों? क्योंकि u जो है वो f से बड़ा है, तो इसका मतलब u माइनस एफ जो होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो u माइनस एफ आपका 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब जो समीकरण एक हमारे पास है ये यू एफ बाई यू माइनस एफ, ठीक है। यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, ये समीकरण एक नहीं बेटा, यहाँ पे कोई समीकरण दे दो स्टार, यहाँ से लेंगे। तो यहाँ हमने इक्वेशन दे दिया स्टार, तो स्टार में ये जो लिखा हुआ है यू एफ बाई एफ माइनस यू, इसमें हम कह रहे हैं कि एफ माइनस यू जो होगा वो 0 से छोटा होगा। 0 से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से छोटा होने का मतलब ये ऋणात्मक होगा, और अगर ये ऋणात्मक वैल्यू है, अगर f माइनस यू ऋणात्मक है ये, तो ये v आपका क्या मिलेगा? पूरा नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। माइनस यू एफ बटे यू माइनस एफ, इसको हमने माइनस कॉमन करके कर लिया, और u माइनस एफ को बता रहा हूँ 0 से बड़ा है, ठीक है। u और f को चिन्ह सहित हमने पहले ही रख दिया, तो ये माइनस वाला चिन्ह आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि b जो आ रहा है उसका मान ऋणात्मक है, और किसी दर्पण में, गोलीय दर्पण में अगर b का मान ऋणात्मक आ गया तो मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब आपका कैसा होगा? वास्तविक। तो पहली बात तो हम लोगों ने प्रूव कर दी कि प्रतिबिंब कैसा बन गया? वास्तविक। अब अगली बात हमको प्रूव करना है कि ये f और 2f के बीच बनता है, f और 2f के बीच बनता है, ठीक। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे, फिर से हम समीकरण एक को ले रहे हैं। ये जो समीकरण एक हमारा आया था v इज इक्वल टू यू एफ बटा यू माइनस एफ, समीकरण एक को लिया हमने, और इस समीकरण एक में हमने अंश और हर में u से भाग कर दिया। तो जब हम u से भाग कर देंगे इसमें, तो भाग करने पर देखो क्या मिला, v इज इक्वल टू एफ बाई 1 माइनस एफ बाई यू, ये u से अंश और हर में भाग करने पर मिला है, ठीक। अब देखिए, चूँकि जो आपका 2f है वो u से क्या है? बड़ा, u से क्या है? बड़ा है, क्योंकि वस्तु जो रखी जा रही है वो f और 2f के बीच में रखी जा रही है, तो u जो होगा वो 2f से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि u बाई एफ जो होगा वो 2 से छोटा हो जाएगा, वो u क्या हो जाएगा? 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको पलट दूँ, तो जब मैं इसको पलटूंगा f बाई यू करूँगा, तो f बाई यू जो होगा वो, अब इसको भी पलटेंगे तो पलटने पर ये साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो f बाई यू जो आपका होगा वो क्या होगा बेटा? 1/2 से बड़ा हो जाएगा, 1/2 से बड़ा हो गया। फिर मैंने जब इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बार फिर से चिन्ह हमारा क्या हुआ? बदल गया, और ये हो गया माइनस एफ बाई यू जो है वो ग्रेटर देन हो गया -1/2 से। अब मैंने दोनों तरफ की वैल्यू को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसा करने पर ये चिन्ह तो नहीं बदलेगा, तो मिल जाएगा 1 माइनस एफ बाई यू इज लेस देन 1 माइनस 1/2, और ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो फिर से मैं इसको जब पलट दूंगा 1 कर दूंगा, तो आ जाएगा 1/1 माइनस एफ यू, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 से ज़्यादा। किससे आ गई? 2 से ज़्यादा आ गई। फिर इसी में हमने दोनों तरफ f से गुणा कर दिया, तो जैसे हमने दोनों तरफ f से गुणा किया तो हमें मिल जाएगा f बाई 1 माइनस एफ बाई यू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, ठीक। f बाई 1 माइनस एफ यू, ये 2f से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और ये जो लिखा हुआ है f बाई 1 माइनस एफ यू, ये बेटा देखो किसके बराबर है? ये आपका बराबर है यहाँ b के। किसके बराबर है? b के। इसका मतलब ये हो गया कि b हमारा 2f से बड़ा हो गया, b हमारा 2f से क्या हो गया? बड़ा हो गया। 2f से बड़ा होने का मतलब, अब b प्रतिबिंब की दूरी है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब हमारा होगा वो 2f से क्या होगा? दूर बनेगा। 2f से क्या होगा? दूर बनेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, b वाला पार्ट। तो देखो क्वेश्चन b आपका क्या है? कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब ये प्रूव करना है कि उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम जानते हैं आभासी बनता है, लेकिन इसको प्रूव करना है। तो अब क्या किया हमने? देखिए बी पार्ट में जो समीकरण एक था हमारा, समीकरण एक से हमने जो v निकाला था वो वैल्यू को लिख लिया। अब चूंकि बात उत्तल दर्पण की हो रही है, तो यहाँ पे u तो ऋणात्मक होगा लेकिन f आपका धनात्मक होगा।
तो हमने u को ऋणात्मक और f को धनात्मक रखा, तो इस तरह से v की वैल्यू हमको मिल जाएगी uf बाई u प्लस एफ, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या दिया? इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब आप इसको देखिए, uf बाई u प्लस एफ लिखा है, तो ये आप इसमें हमने u का भी चिन्ह प्रयोग कर लिया है और f का भी चिन्ह प्रयोग कर लिया है, और ये किसी नज़र से अब आपको नेगेटिव दिखता है? जी नहीं, ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं दिख रहा है। इससे हमें स्पष्ट है कि b का मान क्या है? धनात्मक। और अगर दर्पण में b का मान धनात्मक आ गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। वो कैसा होगा? आभासी होगा। तो ये भी प्रूव हो गया कि वो कैसा होगा? आभासी। अच्छा, एक बात और कि कह रहे हैं कि u पर निर्भर नहीं करता। अब देखो, u की वैल्यू आप कुछ भी रखो, u 2 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, ये हर बार भी आपका क्या आने वाला है? धनात्मक आने वाला है। मतलब आप वस्तु को चाहे जहाँ रखो, हर बार b धनात्मक आएगा, और हर बार b धनात्मक आने का ये मतलब कि हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो जो कि बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है, जो कि बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है। ओके, अब ये आपका बी वाला पार्ट हो गया। सी पार्ट को चलिए देख लेते हैं। तो सी पार्ट आपका लिखा हुआ है बेटा, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। यानी अब उत्तल दर्पण में हमने ये तो प्रूव कर दिया कि प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी बनेगा और स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन इसी में अब ये कह रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा। तो छोटा के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि आवर्धन 1 से कम है, और दूसरा कह रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो u का मान हमें इस तरह से लाना है कि वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाए। तो उत्तल दर्पण के लिए हमने जो इक्वेशन 2 बनाया था, इक्वेशन 2 कहाँ बनाया था? ये इस इक्वेशन को लिया, क्योंकि बात उत्तल दर्पण की हो रही है, तो मैं क्या करूँगा? इक्वेशन 2 को लूँगा, और यहाँ पे जो हमने 2 को लिया तो v बराबर कितना? uf बाई u प्लस एफ। हम निकालना चाहते हैं आवर्धन, ताकि हमें ये पता चले कि प्रतिबिंब छोटा या बड़ा। तो आवर्धन के लिए v बाई u का फार्मूला लगाया, और यहाँ पे v की वैल्यू रख दिया, और u चूँकि चिन्ह पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ, और ये आ गया आपका m बराबर f बाई u प्लस एफ। ठीक, इसको सॉल्व करने पर अब आप देखिए u प्लस एफ, जब u प्लस एफ की बात होगी तो ये u प्लस एफ आपका f से क्या होगा? बड़ा होगा। भाई देखो, f में u जोड़ने पर ये u प्लस एफ मिलता है, तो जो u प्लस एफ पूरा होगा वो f से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी u प्लस एफ f से अगर बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी। और आवर्धन अगर 1 से कम हो गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो सदैव वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। सदैव वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। अब अगला प्रूफ करना है कि ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ध्रुव और फोकस के क्या होगा? बीच में बनेगा। तो फिर से हमने v बराबर uf बाई u प्लस एफ को लिया, ठीक है, और इसमें हमने u को कॉमन कर लिया। तो u कॉमन करेंगे तो u ऊपर कट जाएगा, नीचे कट जाएगा, और बचेगा क्या? f बाई 1 प्लस एफ बाई u। ठीक, ये हमने ले लिया। अब देखो, ये जो लिखा हुआ है f बाई 1 प्लस एफ बाई u, ये पूरा आपका f से छोटा है। ये पूरा आपका f से छोटा है। क्यों f से छोटा है? क्योंकि ये जो 1 प्लस एफ बाई यू है ये 1 से बड़ा है। देखो, एक तो यही लिखा हुआ है, अब इसमें एफ बाई यू कुछ और जोड़ेंगे तो नीचे वाला 1 से बड़ा हो जाएगा। अब अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो ये जो f लिखा हुआ है ये पूरी वैल्यू ये f से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो b का मान f से छोटा आने का क्या मतलब है? कि जो प्रतिबिंब होगा, अगर b का मान f से छोटा आ गया तो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के ध्रुव व फोकस के क्या होगा? बीच में बन जाएगा। ओके, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। अब डी वाला पार्ट है इसका बेटा, जो डी पार्ट है वो कह रहे हैं कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बिंब का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपने क्या देखा है कि अगर कोई अवतल दर्पण हो और वस्तु को उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखें तो ये आपको पता है कि उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा और बड़ा होगा। ये आपको रे डायग्राम में बनाना सिखाया गया, ठीक है, वहाँ बताया भी गया। लेकिन अब इसे हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो बात कौन से दर्पण की हो रही है? अवतल दर्पण की। तो इसलिए समीकरण 1
लिया जो कि हमने किसी भी दर्पण के लिए निकाला था, v बराबर यू एफ बाई यू माइनस एफ। अब इसमें अवतल दर्पण के लिए u ऋणात्मक और f क्या होगा, ऋणात्मक। जब दोनों की वैल्यू को हमने रखा ऋणात्मक चिन्ह के साथ तो क्या मिला, देखो u की जगह ऋणात्मक, f की जगह ऋणात्मक वैल्यू रख दिया तो b बराबर मिल गया यू एफ बटा एफ माइनस यू। ठीक, यू एफ बटा एफ माइनस यू। अब चूंकि जो आपकी वस्तु है उसे हमें रखना कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। इसका मतलब u का मान 0 से तो ज़्यादा होगा लेकिन फोकस दूरी से कम होगा, यानी f से कम होगा। तो u जो होगा वो 0 से बड़ा और f से क्या होगा, कम होगा। ये कैसे पता चला, ये वो सवाल में बता रहे हैं कि आपको वस्तु रखनी कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच में। ओके, तो ये वाली वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से इससे हमें क्या पता चला कि f माइनस यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। इसी से देखिए f माइनस यू क्या होगा, 0 से बड़ा। और जब f माइनस यू 0 से बड़ा हो जाएगा, f माइनस यू जो होगा वो 0 से बड़ा हो गया। आप यहाँ देखें ये b लिखा हुआ है, इसमें f माइनस यू 0 से बड़ा है कंडीशन के हिसाब से। तो अगर f माइनस यू 0 से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक आएगा और ऊपर की दोनों वैल्यू धनात्मक ही है। तो इस तरह से ये पूरी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, धनात्मक आ गई। तो जो v की वैल्यू आएगी यहाँ पे v इज इक्वल टू यू एफ बटे एफ माइनस यू, ये कैसी हो जाएगी, धनात्मक वैल्यू हो जाएगी। और अगर v धनात्मक हो गया किसी भी दर्पण के लिए तो फिर से जो प्रतिबिंब आपका होगा वो दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा और v धनात्मक होने का मतलब आभासी होगा। तो अगर हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा होगा, आभासी होगा। तो इसको हम लोगों ने ये जो प्रूफ कर दिया, ये बीजगणित से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है और रे डायग्राम से हमने पहले ही आपको प्रूफ करना बताया था। ठीक, तो थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अदरवाइज है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वो सारी चीज़ें जो आपने रे डायग्राम में देखा था कि वस्तु कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसमें से कुछ चीज़ों को इसने प्रूफ करने के लिए दिया और बीजगणित से हमने उसको क्या किया है, प्रूफ कर दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा अच्छे से, तो ये समझ में आपको आ जाएगा।